हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार दरोगा की साइंस की क्लास नंबर 13 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 12 क्लास करा दी है और इन सारी क्लासों के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। रैंडम आपको क्लासेस ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। और टेलीग्राम पे जाके आप ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे तो वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी, या फिर हम इसके लिए PDF के लिए टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। और हम प्लेलिस्ट की लिस्ट जो है ना, उसकी भी हम लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट की भी, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि अवश्रव्य ध्वनियाँ हैं। अवश्रव्य ध्वनियाँ जो होंगी उनकी आवृत्ति जो होती है वो कहाँ लाई करती है। सिंपल सा है, ठीक है। एक चीज़ और, यदि आपको आता है आंसर, ऑलरेडी आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आंसर आ रहा है, तो आप क्वेश्चन के साथ आंसर कर सकते हैं। और वो सही होगा तो हम इस पर आपका लिंक कर देंगे, पिन अप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, अवश्रव्य ध्वनियाँ, ठीक है। तो ध्वनियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ध्वनि तरंगे जो होंगी इनको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है अवश्रव्य तरंगे, नंबर 1 होगा अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग की जो होती है, इनकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति, से नीचे आवृत्ति वाली तरंगे, आवृत्ति। और ये तरंगे जो होंगी कहाँ से निकलती है, जैसे कोई बड़ा सा सोर्स हो गया, ठीक है, एक बहुत बड़े आकार के सोर्सों से ये निकलती हैं। सेकेंड है कि श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होगी वो 20 हर्ट्ज तो ज़्यादा होगी, ठीक है, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। और कहाँ तक होगी, 20,000 हर्ट्ज तक होगी। तो 20,000 हर्ट्ज को हम 20 kHz कर दे रहा हूँ। इसका के का मतलब ही 1000 होता है, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और ये जो तरंगे होंगी, इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, यानी कि हम इन तरंगों को सुन सकते हैं, यानी कि हम इन तरंगों को सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपका जो हो जाएगा, ये आपका पराश्रव्य तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। तो पराश्रव्य तरंगे जो होंगी इनकी आवृत्ति जो होगी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ऐसी तरंगों को कौन सा, हम तो नहीं सुन पाएंगे, ह्यूमन इन तरंगों को नहीं सुन सकता, पर कुछ है इस जीव, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ आदि सुन सकते। इन तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ठीक है, बिल्ली और चमगादड़ ऐसे जो होंगे वो आपके सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए, ऊपर लिखा है, थोड़ा सा स्पेस है। देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्वनि तरंगे जो होंगी आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ बस नोट डाउन कर सकते हैं कि ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है, ठीक है, माध्यम की प्रत्यास्थता और उसके घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंगों की जो चाल होगी, काम करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा गोच पोछ हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए, ठीक है। कहाँ तक बता दिया था आपको, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कर सके, ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है, ध्वनि तरंग की चाल जो होगी
इससे क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से। जो चाल होगी माध्यम की, जिस माध्यम में गुजर रही है उस माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है, और घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, देन एक और पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी चाल जो होती है अलग अलग मटेरियल में कैसे होती है। जैसे कि इसकी जो चाल होगी, ध्वनि की जो चाल होगी, सर्वाधिक आपकी ठोस में होती है। ध्वनि तरंगों की चाल ठोस में सर्वाधिक होगी, ठोस में, फिर उससे कम आपकी द्रव में होती है और सबसे कम आपकी गैस में होगी। ध्वनि की चाल जो होगी गैसों में सबसे कम होगी, ठोस में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अगर ध्वनि बता रहे हैं तो सारे पॉइंट्स, इतने अगर पॉइंट्स आप याद कर लिए हैं तो ध्वनि तरंग से आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अगर कोई छूट रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम उसको कवर करा देंगे। ठीक है, देखिए ध्वनि तरंग मान लीजिए कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो चाल और तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन इसकी आवृत्ति सेम रहती है, यानी कि आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। लेकिन आवृत्ति सेम रहती है, लेकिन इसकी जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित होती है। तो आंख की फोकस दूरी जो होगी वो आपकी सिलियरी के द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये आपकी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सिलियरी के। देखिए रेटिना जो होता है, रेटिना में जो शंकु होते हैं जिनको कोन्स बोलते हैं, उनसे क्या होता है, कोन्स के द्वारा आपको रंगों का आभास होता है। रेटिना में जो आपके शंकु होते हैं, लिख लीजिए, रेटिना, आंख के रेटिना में जो शंकु होंगे, रेटिना में शंकु, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कोन्स। ये क्या करते हैं, इनसे क्या होगा, रंगों का, विभिन्न रंगों का आभास होता है, रंगों का आभास होता है। इन्हीं के कारण आप कलर को पहचान पाते हैं। ठीक है, वहीं रेटिना में शंकु होगा, कोन्स एक होता है रॉड्स। ठीक है, कोन्स हुआ और रॉड्स, ये दो चीज आपको याद। रॉड्स के द्वारा क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है, कि प्रकाश की कितनी तीव्रता है। ठीक है, जब आंखों में पड़ती प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है, तीव्रता का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, यानी कि छवि किस प्रकार की है। तो समतल दर्पण द्वारा जो छवि बनाई जाती है ये हमेशा क्या होती, काल्पनिक होगी। काल्पनिक, एक मिनट थोड़ा सा, इसके द्वारा जो बनाई गई छवि जो होती है वो आपकी क्या होती है, काल्पनिक हो जाएगी। उसके बाद क्या होती है, वस्तु के बराबर, जितनी भी आपके जो भी वस्तु की हाइट होगी उतनी ही रहेगी, वस्तु के बराबर, और पार्श्व उल्टा बनती है। ठीक है, पार्श्व उल्टा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। ठीक है, पार्श्व उल्टा। ये आपकी समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रकार। तो यहां से आप देख सकते हैं सिंपल सा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये होगा आभासी। की काल्पनिक को आभासी ही कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखना कि काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। देख, समतल दर्पण, दो और दर्पण बनते हैं, उनके बारे में भी लिखिए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में
आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब वो किस प्रकार बनेगा। देखिए इसमें सिर्फ एक केस को छोड़ेंगे, बाकी जो होगा इसका प्रतिबिंब बनता है उल्टा, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। इसका हमेशा याद रखो, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, सिर्फ और एक कंडीशन है, सिर्फ एक केस है, सिर्फ एक केस है। एक केस में कैसा बनेगा प्रतिबिंब, सीधा और आभासी बनेगा, सीधा और आभासी और आभासी। मैक्सिमम अगर वो केस नहीं दिया है तो आपको उल्टा और वास्तविक है। और कौन सा केस है कि जो वस्तु को, जब हम वस्तु की को, जब वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में। ठीक है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तभी उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। बाकी हर एक कंडीशन में अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए आप, यहाँ पास थोड़ा सा कलर चेंज करने तो डाउट में आ जाएंगे कि आपका देखिए एक दर्पण और बचा है, क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो आपका होगा उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। यहाँ पर सीधी लिख गया है। ठीक है, तो कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनता है आपका प्रतिबिंब। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। एक पॉलिश हुई सतह, एक पॉलिश हुई सतह जो होगी वो कैसी होगी, उष्मा की अच्छी अवशोषक, उष्मा की अच्छी विकिरक और बुरी अवशोषक, उष्मा की बुरी अवशोषक और बुरी। तो ये आपका जो होगा उष्मा की बुरी अवशोषक होगी और बुरी विकिरक होगी। क्योंकि पॉलिश्ड सतह अगर हो गई है, कोई भी सरफेस पॉलिश्ड हो गई है तो उसमें जो रेज आ रही होगी, सनलाइट आ रही होगी, उष्मा मान लीजिए, तो ये जब आएगी तो यहाँ से तुरंत फुल्ली रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेंगी, अवशोषित नहीं कर पाएगी, तो मैक्सिमम इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये बुरी अवशोषक हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पलायन वेग। यहाँ पर वेग लिख लीजिएगा, पलायन वेग का पृथ्वी का मान क्या है, यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.116 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, पलायन वेग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, चलिए बता दो पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग यह वह वेग होता है, वह वेग यानी कि वह वेग जिससे जिस स्पीड से किसी पिंड को पृथ्वी के, वह वेग जिससे किसी भी पिंड को, किसी पिंड को, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वापस ना आए, और वापस ना आए। तो यह वेग जो होता है, इस वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, इसका मान 11.2 के लगभग होता है, सिंपल से 11.2 बोलते हैं, पर 11.16 एग्जैक्ट वैल्यू है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कवर करा देंगे। सॉरी, निम्न में से किस वस्तु की गति आवर्ती गति है। आवर्ती गति का मतलब समझ रहे हैं, जो आप खुद को रिपीट कर रही हो, जैसे कि एक सरल लोलक जो होता है, सरल लोलक में कोई है तो ये यहाँ जाएगी और फिर वहीं से वापस आ जाए, एक उसका रोटेशन पे रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ये होगा आपका लोलक। ठीक है, लोलक। सरल लोलक के बारे में एक पॉइंट और है कि इसका आवर्तकाल से क्वेश्चन आता है, सरल लोलक का आवर्तकाल से क्वेश्चन बन जाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल
ये आपका होता है टी से डिनोट करते हैं, टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। एल क्या होता है यहाँ पर देखिए, एल जो होगा लेंथ होगी, जो डोरी होगी उसकी लंबाई, यानी कि ये पूरी जो होगी आपकी वो एल हो जाएगी, ठीक है। डोरी की लंबाई, जी जो होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण। देखिए इसका मान भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसका मान भी लिखे। इसका मान होता है 9.8 यूनिट में, जरूर ध्यान दीजिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कीजिए, यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कई बार आप मीटर पर सेकेंड करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होगा। तो कांच की जड़ को जब भी हम रेशम से रगड़ते हैं तो जो धनावेश होता है, ठीक है, जो आपका धनावेश होता है वो छड़ पे जाता है, ऋणावेश कपड़े में जाएगा। तो छड़ पे धनावेश हो जाएगा और कपड़े में आपका ऋणावेश, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, उदासीनीकरण क्या है। उदासीनीकरण क्या है, उदासीनीकरण क्या है। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि भोजन का पाचन आपका रासायनिक परिवर्तन ही है, भोजन का पाचन आपका रासायनिक परिवर्तन है। देन कागज का जलना भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना। एक और लिख लीजिए, तीसरा आपका हो जाएगा जैसे कि धातु पे जंग लगना भी ना, ये भी आपका धातु पर जंग लगना, ये आपका भी आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के एग्जाम, देखिए भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा एग्जामों में, रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं हर पॉइंट्स को आपको कवर करा दे रहा हूँ, कोई भी पॉइंट आपके ना छोटे। भौतिक परिवर्तन में कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पानी का जमना, ठीक है, एक में पानी का जमना जो होगा वो आपको भौतिक परिवर्तन है, पानी का जमना ये भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना भी आपका भौतिक परिवर्तन है, पानी का उबलना, उबलना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन। जैसे एक और लिख लीजिए, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ठीक है। देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन यानी कि जिससे हम दोबारा उसी अवस्था में ला सके, ठीक है। सेम का मतलब कुछ भी चेंज करके उसी अवस्था में आ जाए, वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। जैसे कि आप सोचे कि वाटर है, वाटर से बर्फ बन गया, लेकिन बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, तो ये भी आपका आप एक उत्क्रमणीय परिवर्तन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल ठोस नहीं है। कौन सा अम्ल जो है ठोस नहीं है, तो इसमें आपका आएगा एसिटिक अम्ल जो होता है वो ठोस नहीं होता, बाकी सारे होते ठोस हो जाते हैं एसिटिक। देखिए टाइट्रिक अम्ल से क्वेश्चन आता है कि किस में पाया जाता है, तो टाइट्रिक अम्ल जो होता है आपका अंगूर और इमली में अंगूर और इमली में पाया जाता है। कहाँ, इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाएगा, नींबू में पाया जाए। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में। मैलिक अम्ल एक होता है, लिख लीजिए मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल आपका पाया जाता है सेव में, सेव में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक द्रव निश्चित ताप पर वाष्प बदलता है तो इसको क्या कहेंगे। तो देखिए एक ताप है, उस ताप पे कहाँ बदल रहा है, एक द्रव से कहाँ बन रहा है, वाष्प में बदल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उबलना बोलते हैं, ठीक है। एक निश्चित ताप पर, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, कि निश्चित ताप पर जब द्रव से वाष्प में बदलने को क्या बोलते हैं, द्रव से जो वाष्प यानी गैस में बदलने को, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव से गैस में परिवर्तन, ठीक है, गैस में परिवर्तन। संघनन क्या होता है, गैस से द्रव में बदलना, ठीक है। संघनन का मतलब है गैस से द्रव में बदलने की घटना, परिघटना, गैस से द्रव बनने की घटना, ठीक है, कि परिघटना। सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में ऊर्ध्वपातन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंटों में, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब ठोस से डायरेक्ट वाष्प बदलता है, द्रव अवस्था आए बिना, ठीक है, जब ठोस से द्रव अवस्था आए बिना सीधे वाष्प में बदलना, ठीक है। ठोस से
सीधे वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन्स का कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपका 95% होता है। पानी में रेत किसका उदाहरण, तो पानी में रेत क्या होता है, निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, जिनको अलग अलग देश है। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, निलंबन एक प्रकार का क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विलयन क्या होता है, विलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है। विलयन जो होगा दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को, पदार्थों के समांग मिश्रण को, समांग मिश्रण, ये आपका हो जाएगा विलयन। सोल क्या, सोल देखिए एक प्रकार का क्या है, कोलाइड होता है। इस पॉइंट को याद रखिए, सोल जो होता है एक प्रकार का कोलाइड होता है, जिसमें ठोस कण जो होंगे द्रव में परिवर्तित होते हैं। ये एक प्रकार का कोलाइड है। ये क्या होगा, एक प्रकार का कोलाइड है, प्रकार का कोलाइडल होता है, कोलाइड होता है, जिसमें ठोस कण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं, द्रव में परिक्षेपित होते हैं, परिक्षेपित होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर अलग से लिख लीजिए कि दूध जो होता है एक प्राकृतिक पायस होता है। मिल्क जो होता है, दूध जो होता है एक प्राकृतिक पायस होता है, प्राकृतिक पायस होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हो दूध क्या है। ठीक है, तो एक पायस होता है। यही अगर बात करके पेंट जो होते हैं, आप लोग दीवालों में जो पेंट करते हैं, यह क्या होता है, ये कृत्रिम पायस होता है। ये भी आपका पायस ही है, कृत्रिम पायस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाइड्रोजन का बहुतायत में पाए जाने वाला समझ देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें प्रोटियम होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रोटियम हो गया, दूसरा अगला होता है ड्यूटेरियम होगा, तीसरा होता है ट्राइटियम हो गया। ठीक है, प्रोटियम को किससे डिनोट करते हैं, H11 से। ठीक है, ड्यूटेरियम जो होगा इसको H12 ऐसे लिखते हैं, और या फिर इसको D के द्वारा रिप्रेजेंट कर। ट्राइटियम जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 या फिर H3। ठीक है, या फिर इसको T के द्वारा। ठीक है, ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है। ठीक है, यहाँ पास देखो भारी जल का भी याद रखिए, भारी जल D2O को बोलते हैं, किसको कहते हैं, DTO को। ठीक है, और भारी जल जो होता है 3.8 सेंटीग्रेड में पर जमता है। ठीक है, जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर बनाने के लिए धातुओं में क्या, धातुओं में स्थिर बनाने के लिए क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि जो धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, नुकसान होगा। जब दे देंगी दूसरों को, दूसरे एलिमेंट को, तो यहाँ नुकसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए धातुएं जो होती हैं, इस पॉइंट को याद, उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, धातुएं देखिए थोड़ा स्पीड पे करेंगे, टाइम काफी हो गया। धातुएं जो होंगी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक क्या हो गई, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। सबसे हल्की धातु लिख लीजिए, ये एग्जाम में बहुत रिपीट होते, सबसे हल्की धातु ये आपकी होती है लिथियम। लिथियम जो होती है वो आपकी सबसे हल्की धातु होती है, और सबसे भारी धातु जो हो जाएगी, सबसे भारी धातु, ये सब मैं आपको पहले पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, 1-2 वीडियो में। ठीक है, सबसे भारी धातु आपकी ओस्मियम होती है। तो आज जो भी आप पहले वीडियो देखे, तो आप लोग को ये देखना नहीं, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर कीजिए। और सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु ये आपकी होती क्रोमियम, क्रोमियम। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन सा होता है, ये आपका चांदी होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। देखिए दहन के लिए आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दहन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, जब भी आग को आपको बुझाना हो, तो वहां अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है,
भोजन पकाने के में कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन सी जो होता है वो आपका भोजन पकाने में नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है थायमीन है। ठीक, इसकी कमी से क्या वेरी वेरी रोग हो जाता है, वेरी वेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है और इसका से जो कमी होती है रोग होता है रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स सूखा रोग। ठीक है, देखो मच्छर से कौन सा रोग नहीं पता, इन चारों रोगों में बताना है कि कौन सा रोग मच्छरों से नहीं होता। तो एड्स जो होता है वो मच्छर से नहीं होता, ये HIV वायरस से होता है। एड्स क्या होता है, किससे, HIV वायरस से होता है। ये आपके इम्यूनो सिस्टम पे असर डालता है। नेक्स्ट की जो लीवर द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम बताए, तो लीवर द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो ये आपका एमाइलेज और टाइलिन, दो एंजाइम जो होते हैं जो स्रावित हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऐसा कोई नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लीवर द्वारा, लीवर के द्वारा स्रावित होता है एमाइलेज, एमाइलेज और आपका होता है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन, टाइलिन। पेप्सिन जो होता है वो आपका कहाँ से होता है, ये आपका अमाशय से होता है। पेप्सिन और रेनिन दो होते हैं, वो आपका अमाशय से होते हैं। ठीक है, अमाशय से। देखिए मानव प्रजाति में सबसे पहला सदस्य खोजा गया तो ये आपका अफ्रीका में खोजा गया था। पादप के अंतः पर्व की लंबाई बढ़ाने वाला, यानी कि पादपों में जो अंतः लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स होता है ये आपका ऑक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है किससे संबंधित, तो ये आपके गुर्दा से संबंधित होती है, वृक्क से संबंधित हो डायलिसिस की प्रक्रिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।